मुंबई की उस शाम में मानसून कुछ ज्यादा ही बेरहम था। आसमान किसी टूटी हुई मटकी की तरह लगातार बरस रहा था। सड़कें गंदे पानी से भरकर छोटी नदियों में बदल चुकी थीं और ट्रैफिक का शोर बारिश की मोटी परत के पीछे कहीं खो गया था। ऐसे ही एक वक्त में रवि अपनी पीलीहरी ऑटो रिक्शा चलाते हुए धारावी की ओर लौट रहा था। उसकी रोजमर्रा की थकान, सीलन भरी हवा और मन में दबा हुआ बोझ उसे धीमे धीमे चुप कर देता था। लेकिन इस शहर में चुप्पी कभी ज्यादा देर टिकती नहीं। रस्ते के किनारे हजरत शाह अली दरगाह के पास एक महिला खड़ी थी। भीग रही थी पर हट नहीं रही थी। उसकी साड़ी भले ही महंगी थी, पर भीगकर उसके शरीर से चिपक रही थी, जैसे वह भी उससे छूटना चाहती हो। उसके कंधे पर लटकता छोटा बैग, हाथों में कोई अम्ब्रेला नहीं, चेहरे पर गहरी थकान, जैसे जिंदगी ने उसे बार बार दाएं बाएं पटका हो। रवि ने ऑटो रोक दी। मैडम, कहाँ जाना है? महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा कांच जैसा खालीपन था। लोअर परेल, उसने धीमी आवाज में कहा। रवि ने ऑटो में बैठने का इशारा किया। महिला बैठी, पर उसका गीला आंचल ऑटो के सीट पर फैल गया। रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ऐसे दृश्यों का आदी था, लेकिन इस महिला में कुछ अलग था। बारिश के बीच भी उससे एक अजीब सी टूटन की गंध आ रही थी। सड़कें कीचड़ और पानी से भरी हुई थीं। ऑटो हर गड्ढे पर उछलती, लेकिन महिला चुपचाप बैठी रही। रवि ने पीछे मुड़कर कई बार उसे देखने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे वह मौजूद भी थी और नहीं भी। मैडम, आप ठीक हैं? रवि ने आखिर पूछ ही लिया। महिला ने पहली बार उसकी ओर देखा। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें छिपे दर्द को रवि ने पहचान लिया। बस ऐसे ही पूछ लिया। बारिश में आप काफी देर खड़ी थीं, रवि ने सहजता से कहा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। लोअर परेल पहुंचकर उसने रवि से रुकने को कहा। सामने एक ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। महिला उतरी, कुछ मिनटों तक गेट के सामने खड़ी रही, फिर धीरे से वापस ऑटो के पास आई। मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, उसने भारी आवाज में कहा। कहीं और ले चलो। कहा मैडम? कहीं भी, बस कहीं भी जहां मैं थोड़ी देर बैठ सकूं। रवि ने सांस भरी। रात होने वाली थी। घर पर उसका बेटा आर्यन इंतजार कर रहा होगा, पर इस महिला को ऐसे ही छोड़ देना उसके बस में नहीं था। वह ऐसे लोगों को रोज देखता था जो बाहर से चमकते हैं, पर अंदर से टूट चुके होते हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे घर चल सकती हैं। छोटा सा कमरा है, धारावी में है, पर सूखा है। महिला ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम किसी अजनबी को अपने घर ले जाओगे? आप भी तो किसी अजनबी की ऑटो में बैठी थीं। महिला कुछ पल चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो। धारावी की गलियों में प्रवेश करते ही उसका चेहरा बदलने लगा। संकरी गलियां, तेज गंध, टीन की छतें, हर छोटे मोड़ पर बैठी दुकानें और भीड़, बहुत ज्यादा भीड़। इस दृश्य ने उसे चौंका दिया। वह जिंदगी भर एक सुरक्षित और व्यवस्थित दुनिया में रही थी। उनके समाज में धारावी का नाम सुनते ही लोग मुंह सिकोड़ लेते थे, पर रवि के चेहरे में कोई शर्म नहीं थी। वह इन गलियों को अपने परिवार की तरह देखता था। उसकी झुग्गी के पास पहुंचकर रवि ने आवाज लगाई। आर्यन। मैं आ गया। अंदर से हंसी जैसी आवाज आई। एक पतला मासूम लड़का बाहर आया। उसका शरीर कमजोर था, हाथ पांव थोड़े मुड़े हुए।
वह बोल नहीं पाता था, पर कोशिश करके मुस्कुराया। यह मेरा बेटा है, आर्यन, रवि ने कहा। महिला ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। हेलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन उसके सामने बोलने की कोशिश करता हुआ हंसने लगा। रवि ने उसे सहलाया, फिर महिला की ओर मुड़ा। मैडम, आप अंदर आ जाइए। जगह छोटी है, पर दिल बड़ा है। कमरा वाकई छोटा था, लेकिन अंदर साफ सुथरा और गर्मजोशी भरा। दीवार पर भगवान गणेश की तस्वीर, एक पुरानी अलमारी, एक बिस्तर, एक छोटा गैस स्टोव। यही पूरा घर था। महिला एक कोने में बैठ गई। उसके कपड़े अभी भी गीले थे। आपका नाम? रवि ने पूछा। अनाया कपूर। नाम इतना बड़ा था कि एक पल को लगा कमरा थोड़ा छोटा पड़ गया हो। मुंबई में कपूर सरनेम वाले छोटे मोटे लोग नहीं होते। वह कोई आम महिला नहीं थी। रवि थोड़ा झेंप गया, पर सामान्य हो गया। मैडम, आप चाहें तो मेरे कपड़ों में से कुछ सूखा ले सकती हैं। अनाया ने पहली बार थोड़ा नरमी से कहा। धन्यवाद। रवि ने आर्यन को भेजा, जो हंसते हुए एक पुरानी लेकिन साफ सलवार कुर्ता निकाल लाया। अनाया ने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद जब वह बाहर आई, उसके चेहरे से मेकअप बह चुका था, बाल ढीले थे, पर वह पहले से ज्यादा इंसानी लग रही थी। जैसे उसने अपने बोझ का थोड़ा सा हिस्सा उतार दिया हो। क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकती हूँ? अनाया ने पूछ लिया, जैसे बहुत बड़ी विनती कर रही हो। रवि ने मुस्कुराकर कहा। यह घर आपका भी है, मैडम। अनाया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से दो छोटे आंसू गिरे। वह शायद पहली बार किसी अजनबी की दया पर जीवित थी। रवि ने चाय बनाई। अगर आप चाहें तो बता सकती हैं कि आपको रात के समय बारिश में क्यों भटकना पड़ा। अनाया कपूर की आंख दूर कहीं खो गईं। उसकी आवाज टूटी, पर वह सच बोलने ही वाली थी। मेरे अपने घर ने ही मुझे बाहर निकाल दिया। कहानी अभी शुरू हो रही थी। रवि ने अनाया की आखिरी बात सुनी, पर कुछ सोचते हुए चुप हो गया। उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे, लेकिन इस महिला के भीतर जो टूटन थी, वह अलग ही थी। बाहर मानसून का शोर था, अंदर कमरे में एक अजीब सी खामोशी। आर्यन भी मान सा शांत हो गया, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि घर में कोई गहरा दर्द लेकर बैठा है। अनाया कपूर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे हर शब्द उसके भीतर की किसी तह को खोल रहा हो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन शायद वह सब जो तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, वह सच भी नहीं था। रवि ने बिना दखल दिए सिर हिलाया। सच क्या है, आप बताओ। अनाया ने थोड़ी देर आंखें बंद कीं। ऐसा लग रहा था कि वह स्मृतियों के गहरे कुएं में उतर रही हो। एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, मैं कभी अनाया सिंह नहीं बनी। सीधे अनाया कपूर बनी। शादी के बाद मेरा परिचय, मेरी पहचान, सब उसी नाम से बनता गया। मेरे पति देव कपूर मुंबई के बड़े बिजनेसमैन थे। उनका परिवार सालों से रियल एस्टेट और फाइनेंस में था। शादी के बाद उन्होंने ही मुझे बिजनेस में उतारा। शुरुआत में सब कुछ सुंदर था, इतना कि मुझे लगा था कि जिंदगी एक आशीर्वाद है। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, मैंने खुद की एक कंपनी शुरू की थी। नाम रखा था नया। सौंदर्य प्रसाधनों की एक ब्रांड, पूरी तरह महिला उन्मुख। मैं चाहती थी कि हर महिला खुद को सुंदर महसूस करे। मेहनत की, दिन रात काम किया। कुछ ही सालों में ब्रांड पूरे देश में फैल गया। रवि ने पहली बार आश्चर्य से कहा, नया? वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। मेरी भाभी भी उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी।
अनाया हल्की मुस्कान लाई, पर उसमें कड़वाहट थी। हाँ, वही कंपनी, लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। बाहर बारिश और तेज हो गई। कमरे में रखा बल्ब हल्का झिलमिलाया। अनाया ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। देव शुरू में बहुत सहायक थे, पर एक वक्त के बाद उन्हें लगने लगा कि मेरी लोकप्रियता उनसे ज्यादा बढ़ रही है। बहुत लोग मुझे कंपनी का असली चेहरा मानने लगे थे। यह बात उनके अहंकार को चुभती थी। रवि सुन रहा था जैसे वह किसी फिल्म का दृश्य हो। अनाया धीमे लेकिन साफ शब्दों में आगे बोली। उसी समय मेरी मुलाकात मीरा से हुई। वह मेरी सहेली थी, कॉलेज के दिनों की। बहुत समझदार, तेज-तर्रार। मैंने उसे कंपनी में हेड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया। मुझे लगा था कि वह मेरी ताकत बनेगी, लेकिन उसने धीरे धीरे देव के करीब जगह बना ली। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मीरा सिर्फ मेरे पति की दूसरी औरत नहीं बनी, वह मेरी दुश्मन बन गई। उसने देव को समझाया कि नई कंपनी का सारा श्रेय मुझे मिल रहा है, उन्हें नहीं। उसने देव के कान भरने शुरू कर दिए कि मैं बोर्ड को हटाकर पूरा अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती हूं। रवि ने अविश्वास से पूछा, क्या उन्होंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया? अनाया के होंठ फड़के। भरोसा? उन्होंने मेरे साइन करवाकर कई पेपर बदलवाए और मुझे पता भी नहीं चला। जो फाइलें मीटिंग में साइन करवाते थे, मीरा कहती थी कि यह बस एक फॉर्मेलिटी है। मैंने पढ़े बिना साइन कर दिए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसने कहा, एक दिन इनकम टैक्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम हमारे ऑफिस में आई। उन्होंने बताया कि लाखों रुपए की टैक्स फ्रॉड मेरे डॉक्यूमेंट में साइन हैं। मुझे समझ आया कि मेरे पति और मीरा ने मुझे कानूनी जाल में फंसा दिया है। रवि का चेहरा तंग हो उठा। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? अनाया ने कहा, क्योंकि कंपनी अब करोड़ों में खेल रही थी। मेरी हिस्सेदारी उन्हें बोझ लगने लगी थी। मुझे हटाना उनके लिए जरूरी था। और यदि मैं जेल चली जाती तो कंपनी पूरी तरह उनके नाम पर चली जाती। रवि ने धीमे स्वर में पूछा, और आपकी बेटी? उसे तो यकीन होना चाहिए कि आप निर्दोष थीं। अनाया की आंखें भर आईं। ईशा, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। लेकिन जब स्कैंडल हुआ, मीडिया के लोगों ने उसे भी घेर लिया। उसे डर लगा। उसने मुझसे कई सवाल पूछे, पर मैं कुछ नहीं कह सकी। अगर मैं सच बताती तो उसके पिता बदनाम होते। मैं नहीं चाहती थी कि वह दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हो। वह रोने लगी। मैंने चुप रहना चुना। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ईशा को लगा कि मैं दोषी हूं। उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। कमरे की हवा भारी हो गई थी। रवि ने धीरे से कहा, आपने किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अनाया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वर्षों का बोझ था। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मीरा वहीं रहती है अब। ईशा भी उन्हीं के साथ रहती है। मैं अपने ही घर के बाहर खड़ी थी, पर उनके लिए मैं कोई नहीं बची थी। आज जब वहां गई तो गार्ड ने कहा, मैम, आपकी एंट्री ब्लॉक कर दी गई है। कुछ क्षण बाद उसने फुसफुसाया, मैं पूरी तरह अकेली हो गई थी। किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए आज बारिश में भटक रही थी। रवि ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी। उसके भीतर एक अजीब सा सम्मान पैदा हुआ। मैडम, जो लोग आपका साथ छोड़ गए, वे आपके लायक नहीं थे। लेकिन आप अकेली नहीं हैं। इस कमरे में आपके लिए हमेशा जगह है।
अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। रवि, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि संपत्ति चली जाए। सबसे बड़ा दर्द है कि जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ते हैं वही आपको छोड़ दें। आर्यन अपनी जगह से हिलते हुए उनके पास आया। उसने अपनी टेढ़ी उंगलियों से अनाया का हाथ पकड़ लिया। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। अनाया यह देखकर हैरान रह गई। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें पता है, रवि, अनाया ने कहा, इस बच्चे में वह अच्छाई है जो मैंने अपनी जिंदगी में खो दी थी। रवि ने अपने बेटे की ओर गर्व से देखा। आर्यन बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, पर उसकी मुस्कान लोगों को संभाल लेती है। वह मेरे लिए भगवान का उपहार है। अनाया बेचैनी से उठी और कमरे में टहलने लगी। तुम्हारा घर छोटा है रवि, पर यहाँ जो शांति है वह मेरे किसी भी बंगले में नहीं थी। शायद इसी वजह से भगवान मुझे यहाँ लाए हैं। रात गहरी हो गई थी। रवि ने चाय का दूसरा कप बनाकर उसे दिया। अब आप इस घर का हिस्सा हैं। सुबह का सूरज शायद आपको नया रास्ता दिखाएगा। अनाया ने कप लेते हुए कहा। रवि, मेरी जिंदगी अब मलबे की तरह है, लेकिन अगर कहीं से शुरू करना है तो शायद यहीं से। उस रात पहली बार कई महीनों बाद अनाया कपूर एक साधारण बिस्तर पर सोई। बाहर बारिश बरसती रही, लेकिन अंदर कमरे में एक टूटी हुई औरत की जिंदगी नई दिशा में मुड़ने लगी थी। सुबह की पहली किरण जब धारावी की टीन की छत पर पड़ी तो कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी भर गई। गली से चायवाले की आवाज और बच्चों की किलकारियां आने लगीं। मुंबई का दिन हमेशा भागदौड़ से शुरू होता है, चाहे वो महंगी कॉलोनी हो या धारावी की तंग गलियां। अनाया कपूर ने करवट ली। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन कुछ हल्का सा लग रहा था। वर्षों बाद बिना किसी डर, चिंता या कैमरों की चुभती नजरों के उसने एक रात पूरी नींद ली थी। चादर पुरानी थी, बिस्तर कठोर था, लेकिन इस छोटे से कमरे में उसे पहली बार सुरक्षा महसूस हुई थी। उठते ही उसकी नजर सामने बैठी आर्यन पर पड़ी। लड़का खामोशी से अपनी कॉपी में कुछ रेखाएं खींच रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने सिर उठाया और अनाया को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग, अनाया ने धीमे से कहा। आर्यन ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ इशारे किए, जैसे वह जवाब देने की कोशिश कर रहा हो। उसके पास भाषा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव था वह किसी भी शब्द से ज्यादा साफ था। इतने में रवि रसोई के कोने से बाहर आया। उसके चेहरे पर रोज की वही शांति थी। आप ठीक से सो पाईं, मैडम? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, शायद वर्षों बाद पहली बार बिना डर के सोई हूं। रवि मुस्कुराया। यह कमरा छोटा है, लेकिन इसका एक फायदा है, यहाँ किसी को कुछ छीनने का डर नहीं होता। अनाया ने उस वाक्य को भीतर तक महसूस किया। रवि ने चाय का कप उसे थमाया और कहा, आप नहा लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो चलिए पास की दुकान से कुछ जरूरी चीजें ले आते हैं। आपके पास तो शायद कुछ नहीं है अभी। अनाया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। रवि, तुम्हारा ये आत्मीयता भरा व्यवहार मेरे लिए नया है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। रवि ने बस इतना कहा। मैं अच्छा नहीं हूं, मैडम। मैं सिर्फ इंसान हूं। और जब सामने वाला इंसान टूट जाए तो उसे सहारा देना मेरा फर्ज लगता है। इतने में आर्यन ने अपनी कॉपी अनाया को दी। उसमें उसने 3 लोगों की स्केच बनाई थी, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। तीनों हाथों में हाथ डाले हुए थे। अनाया ने उस चित्र को देखा और उसका गला भर आया। उसने आर्यन के सिर पर हाथ फेरा।
तुमने मुझे इस चित्र में जगह दी, आर्यन? लड़के ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। बाद में जब नहाकर तैयार हुई तो रवि उसे पास की दुकान पर ले गया। रास्ते में धारावी की जिंदगी उसके सामने खुल रही थी। संकरी गलियां, हाथ से चलती मशीनें, छोटे छोटे बच्चों की दौड़ भाग, चाय की दुकानों पर चर्चा करते मजदूर और हर कोने में जिंदगी की लड़ाई। यह वह मुंबई थी जिसे अनाया ने कभी देखा नहीं था। वह हैरान थी कि इस गंदगी, शोर और भीड़ में भी लोग मुस्कुराते हैं, जीते हैं, मदद करते हैं। एक महिला को सड़क पर सामान उठाते देख वह रुक गई। रवि ने झट से सामान पकड़ लिया और महिला की मदद की। महिला ने धन्यवाद कहा और चली गई। अनाया ने रवि से पूछा, क्या तुम हर किसी की ऐसे मदद करते हो? रवि ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मेरी छोटी सी मदद किसी का बोझ हल्का कर सकती है तो क्यों न करूं? दुकान से लौटते वक्त अनाया ने एक वड़ा पाव का ठेला देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, अकेली लेकिन व्यवस्थित। उसका नाम था शांता अम्मा। रवि ने बताया, ये शांता अम्मा हैं। 30 साल से यहीं वड़ा पाव बेच रही हैं। बहुत मेहनती और साफ दिल हैं। अनाया कुछ देर तक उस ठेले को देखती रही। वह सोचने लगी कि कैसे इतने साधारण जीवन में भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चिंगारी जल रही है। अगले दिन जब रवि काम पर चला गया और आर्यन अपने स्कूल के वॉलंटियर सेंटर चला गया तो अनाया अकेली रह गई। वह बार बार उस वड़ा पाव ठेले के बारे में सोचती रही। शाम को उसने रवि से पूछा, अगर मैं कुछ करना चाहूं तो क्या कर सकती हूं? रवि चौंका। आप आप तो बड़े लोगों में से हैं। ये सब आपके लिए कैसे? मैं अब किसी भी वर्ग की नहीं हूं, रवि अनाया ने कहा। और शायद यहीं से खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू कर सकती हूं। अगली सुबह उसने खुद ही शांता अम्मा से मिलने का निश्चय किया। वह उनके ठेले के पास पहुंची और नम्रता से बोली, अम्मा, अगर आप चाहें तो मैं आज आपकी मदद कर सकती हूं। शांता अम्मा ने एक बार सर से पांव तक उसे देखा। फिर बोली, बेटी, यहां काम करने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। कर पाओगी? अनाया ने बिना कुछ कहे उनकी बाल्टी उठाई और साफ करने लगी। शांता अम्मा मुस्कुराईं। लगता है तू सच्चे दिल से आई है। चल, आज से मेरी साथी बन जा। उस दिन अनाया कपूर ने पहली बार गरम तेल में वड़ा डालना सीखा और पहली बार अपने हाथों से ग्राहकों को वड़ा पाव दिया। किसी ने उसे पहचाना नहीं और उसने भी किसी को नहीं बताया कि वह कौन थी। शाम को जब रवि लौटा और देखा कि अनाया के कपड़े बेसन के छींटों से रंगे हैं और उसके चेहरे पर थकान के साथ संतोष है, तो वह कुछ बोल नहीं पाया। अनाया ने कहा, आज मैंने 100 रुपए कमाए अपने हाथों से। शायद यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई है। रवि ने सिर झुकाया। मैडम, आप बहुत कुछ बदल रही हैं, खुद को और मेरे जैसे लोगों की सोच को भी। अनाया ने कहा, नहीं रवि, मैं सिर्फ खुद को फिर से जीना सीख रही हूं। और ये धारावी अब मेरा स्कूल बन गया है। उस दिन रवि की छोटी सी झुग्गी में सिर्फ एक मेहमान नहीं थी, वहां एक नई स्त्री जन्म ले रही थी। धारावी की गलियां अब अनाया कपूर के लिए अनजानी नहीं रही थीं। हर सुबह वड़ा पाव की गाड़ी पर काम करते हुए वह अपने अतीत को एक ओर धकेलती और वर्तमान को पूरी तरह जीने की कोशिश करती। शांता अम्मा की सादगी और रवि की ईमानदारी ने उसे सिखा दिया था कि जिंदगी की असली पूंजी न नाम है, न पैसा, बल्कि वो लोग हैं जो बिना शर्त साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये भी है कि अतीत कभी पूरी तरह नहीं जाता।
वो किसी मोड़ पर अचानक खड़ा मिल जाता है, बिना चेतावनी के, बिना दस्तक दिए। उस दिन जब रवि ऑटो लेकर निकला और आर्यन स्कूल के वॉलंटियर सेंटर चला गया, तब अनाया अकेली थी। वह वड़ा पाव की तैयारी के लिए अम्मा की दुकान पर पहुंच ही रही थी कि अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, दीदी टीवी देखो। न्यूज चैनल पर मिस्टर देव कपूर और मीरा मेहरा की बेटी की शादी की खबर चल रही है। अनाया के हाथ से पानी का डब्बा गिर गया। क्या कहा? उसने लड़के से पूछा। टीवी 9 चैनल पर आ रहा है। बहुत बड़ी शादी है, गोवा में, डेस्टिनेशन वेडिंग। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहीं बैठ गई। अम्मा ने सब समझते हुए धीरे से उसका कंधा पकड़ा। बेटी, अगर देखना चाहती हो तो चलो, पास की दुकान पर टीवी है। अनाया चुपचाप उनके साथ चल दी। भीड़ की गहमागहमी से भरी वह इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान, जहां दर्जनों लोग एक छोटी सी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए खड़े थे। टीवी स्क्रीन पर चमचमाते कपड़े, संगीत, नाचते हुए मेहमान और सबसे आगे खड़ी एक खूबसूरत लड़की, ईशा कपूर। अनाया का दिल कांप उठा। ईशा वही थी, उसकी बेटी। वही तीखे नाखुश, वही बड़ी आंखें। पर आज वह दुल्हन बनी, कैमरों के सामने मुस्कुरा रही थी, और उसके पास अपनी मां के लिए कोई जगह नहीं थी। रिपोर्टर की आवाज गूंज रही थी। देश के प्रसिद्ध बिजनेसमैन देव कपूर और उनकी वाइफ मीरा मेहरा की बेटी ईशा की शादी गोवा के 5 स्टार रिजॉर्ट में हो रही है। इस विवाह में बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। वाइफ मीरा मेहरा, ये शब्द अनाया के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। मीरा, जो कभी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, अब समाज में उसकी जगह ले चुकी थीं, केवल पत्नी के रूप में, बल्कि मां के रूप में भी। वो घबराई हुई दुकान से बाहर निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब चीख रहे थे। शांता अम्मा ने पीछे से आवाज लगाई, अनाया, रुको, कहाँ जा रही हो? पर अनाया सुन नहीं रही थी। उसने मुंबई लोकल पकड़ी और सीधे लोअर परेल पहुंची, उस इमारत के बाहर जहां कभी उसका घर था। सुरक्षा गार्ड वही था, लेकिन उसे अब पहचानता नहीं था। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? उसने सख्ती से पूछा। मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, ईशा से मिलना है। सॉरी मैम, आपके नाम पर बैन है। ऊपर से आदेश है कि आप अंदर नहीं आ सकती। मैं उसकी मां हूं, वह लगभग चिल्ला पड़ी। मैम, मुझे माफ कीजिए, मैं सिर्फ नौकरी कर रहा हूं। अनाया वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना कुछ कैसे बदल गया था। बेटी की शादी हो रही थी और मां गेट के बाहर भी बैठने की हकदार नहीं थी। उसका मन कर रहा था कि वो सबको बता दे, मीडिया के सामने जाए, चीख चीख कर सच्चाई कहे। लेकिन कुछ भीतर से उसे रोक रहा था, शायद वही पुरानी मां वाली भावना, जो बेटी की इज्जत को सबसे ऊपर रखती है। घंटों बाद वह वापस धारावी लौटी। कपड़े कीचड़ से सने थे, आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ। रवि जैसे ही घर आया, उसने अनाया को उस हालत में देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। क्या हुआ मैडम? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने कहा, मेरी बेटी की शादी है, रवि, और मुझे बुलाया तक नहीं गया। रवि चुप रहा। उसकी आंखों में भी गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त अनाया को तसल्ली की जरूरत है, प्रतिक्रिया की नहीं। रवि, वह फूट पड़ी, क्या मैं इतनी बुरी मां थी कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत ही महसूस नहीं हुई? रवि ने शांत स्वर में कहा, आप बुरी मां नहीं थीं। आप बस उन लोगों के बीच फंस गई थीं, जो अपने स्वार्थ में अंधे थे।
अनाया ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी ईशा के पास जाने का हक है? रवि ने गंभीरता से जवाब दिया, हक और फर्ज में फर्क नहीं होता, अनाया। वो आपकी बेटी है और आप उसकी मां। समाज कुछ भी कहे, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। उस रात अनाया सो नहीं सकी। उसका मन बार बार ईशा की तस्वीर पर अटक जाता। वो मुस्कुराहट, वो श्रृंगार, सब कुछ उससे दूर था और फिर भी उसका ही था। सुबह जब सूरज उगा तो अनाया ने निर्णय लिया, मैं एक बार उससे मिलूंगी। चाहे वह मुझसे कुछ भी कहे, कम से कम मैं जान सकूं कि मैंने कोशिश की थी। रवि ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अगर वो मिलना ना चाहे तो मैं पीछे हट जाऊंगी, अनाया ने कहा। लेकिन कम से कम मेरी आत्मा को शांति होगी कि मैंने मां होने की जिम्मेदारी पूरी की। धारावी की झुग्गी में उस दिन सिर्फ एक महिला अपनी बेटी से मिलने नहीं निकल रही थी, बल्कि एक मां अपनी आत्मा की आवाज सुनने जा रही थी। अनाया कपूर ने जीवन में कई फैसले लिए थे, कुछ व्यापारिक, कुछ निजी और कुछ ऐसे जिन्हें उसने वक्त की जरूरत समझकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बार वह जो निर्णय ले रही थी, वह न तो व्यापार का हिस्सा था, न समाज की स्वीकार्यता का। यह फैसला सिर्फ एक मां का था, जो अपनी बेटी से नजरें मिलाना चाहती थी, भले ही उसमें उसे अस्वीकार ही क्यों न मिले। अगले दिन रवि अपनी ऑटो रिक्शा लेकर तैयार खड़ा था। अनाया साधारण सलवार कुर्ता में एक छोटी सी साड़ी की पोटली लिए बाहर आई। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कई तूफान भरे हुए थे। चले? रवि ने पूछा। चलो, उसने जवाब दिया और दोनों रवि की ऑटो में बैठकर चल पड़े। रास्ते में अनाया खामोश रही। वह मुंबई की सड़कों को देख रही थी, जो कभी उसकी अपनी दुनिया का हिस्सा थीं, जहां वह चमकती गाड़ियों में चला करती थी, जहां लोग उसे पहचानते थे, और अब वही सड़कें उसके लिए अजनबी थीं। कुछ ही देर में वे उस होटल के बाहर पहुंचे जहां ईशा की शादी का रिसेप्शन हो रहा था। 5 स्टार होटल के बाहर चमचमाती लाइटें, लाल कालीन, फूलों की सजावट और मीडिया का जमावड़ा था। कैमरे हर कोने पर तैनात थे, जैसे हर मुस्कान, हर हाव भाव को पकड़ना चाहते हों। अनाया एक किनारे खड़ी हो गई, भीड़ से कुछ दूर। उसने रवि से कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं बस एक झलक देखना चाहती हूँ, बस यह जानना चाहती हूँ कि वह खुश है। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर वह आपको देखेगी तो शायद आपके मन में जो वर्षों से जमा हुआ भार है, वह हल्का हो जाएगा। कुछ ही देर बाद ईशा बाहर निकली। उसने हल्का सुनहरा लहंगा पहना था, माथे पर मांगटिका, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर वह मुस्कान जो हर नई दुल्हन के चेहरे पर होती है। वह अपने होने वाले पति के साथ कैमरों के सामने पोज दे रही थी। दोनों की जोड़ी देखकर किसी को संदेह नहीं होता कि यह एक परफेक्ट जोड़ा है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की दूरी, सारे गलतफहमियों और वो सारी चुप्पियां आज उसकी आंखों से बह रही थीं। ईशा की नजरें अचानक उस दिशा में उठीं जहां अनाया खड़ी थी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, मैं कुछ नहीं मांगती, बस तुम्हें देखकर जीना चाहती हूं। ईशा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने पलटकर देखा, फिर 2 कदम पीछे हटे और होटल के अंदर चली गई। अनाया ने सिर झुका लिया। चलो रवि, उसने कहा, आज मैं उसे देख पाई, यही बहुत है। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि इस एक झलक के लिए अनाया ने कितने दर्द झेले हैं। जब वे वापस धारावी लौटे तो आसमान में बादल थे। हवा भारी हो गई थी, जैसे आसमान भी अनाया के मन के बोझ को महसूस कर रहा हो। शांता अम्मा ने जैसे ही अनाया को देखा, वह समझ गई कि क्या हुआ होगा।
बेटी, कभी कभी रिश्तों को वक्त लगता है फिर से जुड़ने में। तूने पहला कदम तो बढ़ाया, अब उसकी बारी है। रात को रवि और अनाया छत पर बैठे थे। धारावी की छतें कितनी भी तंग हों, आसमान सबके लिए खुला होता है। रवि ने कहा, आपको देखकर आज पहली बार लगा कि माँ होना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता है। आप टूट भी जाती हैं, लेकिन झुकती नहीं। अनाया ने आसमान की ओर देखा। मैं चाहती थी कि ईशा को सब बता दूं कि मैं क्यों चुप रही, क्यों दूर हो गई। लेकिन शायद उसे समझने में अभी समय लगेगा। रवि ने धीरे से पूछा, अगर वो फिर कभी ना मिले तब? अनाया ने शांत स्वर में कहा, तो मैं कम से कम यह कह पाऊंगी कि मैंने मां होने की अपनी जिम्मेदारी निभाई। उस रात जब सब सो गए, अनाया ने आर्यन के पास बैठकर उसकी कॉपी में कुछ लिखा, धीरे सधे हुए अक्षरों में। अगर कोई रिश्ता सच होता है तो वक्त के साथ वह वापस लौटता है। नहीं लौटे तो वह सिर्फ नाम था, रिश्ता नहीं। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा शांत दिख रही थी। उसने अम्मा के साथ वड़ा पाव की तैयारी की, ग्राहकों से हंसकर बात की और बच्चों को मुफ्त में बचे हुए वड़े बांटे। धारावी के लोगों को अब वह सिर्फ एक मददगार महिला नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा लगने लगी थी। उसी दिन दोपहर को जब वह ठेले के पीछे बैठी पकोड़े के लिए आलू मैश कर रही थी, एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक युवा लड़की, सामने वही चेहरा जिसे अनाया ने कल देखा था। ईशा। अनाया वहीं बैठी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। ईशा ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमे कदमों से उसके पास आई। आप मुझे पहचानती हैं? ईशा ने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर आप होटल के बाहर क्या कर रही थीं? अनाया कुछ कहने ही वाली थी कि ईशा ने कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपको मुझसे सच छिपाना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए चुप्पी चुनी थी। और मुझे लगा कि मेरी मां सच में दोषी थी। ईशा की आवाज कांपने लगी। मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन अभी नहीं। मैं बस जानना चाहती हूं कि क्या आप कल मेरे साथ चलेंगी, थोड़ी देर के लिए। अनाया की आंखें भर आईं। जहां भी तुम ले जाओगी मैं चलूंगी। ईशा ने धीरे से अनाया का हाथ थामा। शांता, अम्मा, रवि और आसपास के लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक माँ और बेटी के बीच की चुप्पी टूट रही थी। उस दिन धारावी की उस छोटी सी गली में सिर्फ आलू नहीं मैश हो रहे थे बल्कि वर्षों की दूरी, अहंकार और गलतफहमियां भी धीरे धीरे घुल रही थीं। धारावी की वह दोपहर बाकी दिनों से अलग थी। आसमान हल्का साफ था, लेकिन लोगों के चेहरों पर कुछ खास चमक थी। वह दृश्य जिसने सबका ध्यान खींचा था, वह केवल माँ और बेटी का मिलन नहीं था बल्कि उस रिश्ते की वापसी थी जिसे समय, गलतफहमियों और चुप्पियों ने लगभग दफन कर दिया था। अनाया ने रात को ठीक से नींद नहीं ली। ईशा के शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते रहे, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। वह जानती थी कि उनकी मुलाकात लंबी नहीं थी, पर उसमें जो भाव छिपे थे वो वर्षों का बांध तोड़ने के लिए काफी थे। सुबह जल्दी ही वह तैयार होकर बैठ गई। रवि ने देखा कि उसके कपड़े सामान्य थे, पर आंखों में एक गहरी शांति थी। कहीं जा रही हैं आज? उसने पूछा। ईशा ने बुलाया है, अनाया ने उत्तर दिया। कहा है कि कुछ देर साथ चलूं। शायद वह मुझे अपना जीवन दिखाना चाहती है, जैसा वह अब जी रही है। रवि ने हल्के स्वर में कहा। शायद वह अब जानना चाहती है कि आपने क्या खोया था और क्यों खोया था। अनाया मुस्कुराई। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती, रवि। अगर वह सिर्फ मेरी उपस्थिति चाहती है तो वही मेरे लिए काफी है।
थोड़ी देर बाद एक कार धारावी की गली में आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और दरवाजा खोला। ईशा कार से बाहर आई। उसने आज सादा कुर्ता पहना था, आंखों में काजल नहीं था, लेकिन चेहरे पर वही तेज था जो उसकी माँ में कभी हुआ करता था। चलिए माँ, उसने धीरे से कहा। माँ शब्द सुनते ही अनाया की आंखें भर आईं। वह चुपचाप कार में बैठ गई। ईशा ने रास्ते भर कोई बात नहीं की। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों से होती हुई गाड़ी एक एनजीओ सेंटर के सामने रुकी। एक बोर्ड पर लिखा था, संवेदना महिला पुनर्वास केंद्र। मैं यहाँ काम करती हूँ, ईशा ने कहा। यह संस्था उन महिलाओं के लिए है जो घरेलू हिंसा, धोखा या आर्थिक शोषण से गुजर चुकी हैं। उन्हें दोबारा खड़े होने के लिए मदद दी जाती है। अनाया ने चारों ओर देखा। वहां कुछ महिलाएं किताबें पढ़ रही थीं, कुछ सिलाई कर रही थीं और कुछ बागवानी में लगी थीं। माहौल सादा था, लेकिन आत्मसम्मान से भरा। मैं सोचती थी कि आप जैसे लोग इन संस्थानों से दूर रहते होंगे, अनाया ने कहा। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, ईशा ने उत्तर दिया। पर जब आपकी कहानी सुनी, असली वाली, तब लगा कि समाज की सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं, सहारा है। अनाया चौंकी। मेरी कहानी? ईशा ने सिर हिलाया। मीरा आंटी और पापा की बातों से अलग। जब मैंने पुराने डॉक्यूमेंट देखे और उन पर आपके साइन की तारीखें देखीं, तो शक हुआ। फिर कुछ पुराने कर्मचारियों से बात की, पुराने पत्रकारों से, और धीरे धीरे सच सामने आया। वह रुककर बोली, मुझे माफ कीजिए माँ, मैं बहुत देर से समझ पाई। अनाया ने उसके हाथ थाम लिए। समझना कभी देर से नहीं होता, ईशा। मां बेटी का रिश्ता समय से नहीं, भावना से चलता है। ईशा ने अपनी आंखें पोंछीं और बोली, आज आपको यहाँ लाने का कारण यह था कि मैं चाहती हूँ कि आप इन महिलाओं से मिलें। उनमें से बहुत सी आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानेंगी, अगर आप चाहें तो। क्या मतलब? अनाया ने पूछा। मैं चाहती हूं कि आप इस संस्था में गेस्ट मेंटर बने, ईशा ने कहा। आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई अकेले लड़ी है। अब आप अपनी कहानी से दूसरों को लड़ना सिखा सकती हैं। अनाया के लिए यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। कभी वह अपने नाम और पहचान से दूर भाग रही थी, और आज उसी पहचान को लोग सीखने का माध्यम बनाना चाहते थे। कुछ क्षणों के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी कहानी किसी को उम्मीद दे सकती है, तो मुझे खुशी होगी। दोनों मां बेटी साथ में सेंटर में दाखिल हुईं। वहां की महिलाओं ने अनाया को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाईं। ईशा ने उनका परिचय कराया। यह हैं मिसेज अनाया कपूर। एक समय में देश की एक सफल बिजनेसवुमन, फिर एक गलत षड्यंत्र की शिकार, और अब एक नई राह पर चलने वाली। अनाया ने उन्हें देखा। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी, कोई चोटों के निशान के साथ, कोई चुप आंखों के भीतर झांकती उम्मीद के साथ। मैं भी आप ही की तरह हूं, उसने कहा। मैंने ऊंचाई भी देखी है और गिरावट भी। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि हम जब गिरते हैं तो टूटते नहीं, अगर हमारे पास उठने की वजह हो। आप सभी के पास उठने की वजह है आप खुद। वह भाषण नहीं दे रही थी, वह खुद को खोल रही थी। कुछ महिलाओं की आंखें भर आईं, किसी ने आगे आकर उसका हाथ थामा। वह सिर्फ एक गेस्ट नहीं रह गई थी, वह उन सबका प्रतिबिंब बन चुकी थी। जब वह सेंटर से बाहर निकली तो ईशा ने कहा, मुझे आज आप पर गर्व है, मां। मैं चाहती हूं कि सब जाने कि अनाया कपूर कौन है और वह क्या बन सकती है। अनाया ने कहा, अगर तू साथ है तो मैं फिर से बन सकती हूं। लेकिन इस बार चमकने के लिए नहीं, रोशनी बांटने के लिए।
उस दिन शाम को जब वे दोनों वापस धारावी लौटे, रवि बाहर बैठा आर्यन को कहानी सुना रहा था। अनाया और ईशा को साथ देखकर उसका चेहरा खिल गया। ईशा ने झुककर आर्यन को नमस्ते किया और पूछा, क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रवि ने अनाया की ओर देखा, तो आज का दिन कैसा रहा? अनाया ने कहा, आज मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं पाया रवि, मैंने खुद को भी फिर से पा लिया। उस रात धारावी की झुग्गी में, छोटी सी जगह में, बहुत बड़ी खुशी समा गई थी। धारावी में अब एक नई रौनक थी। अनाया कपूर, जिसे कभी समाज ने धूल में गिरा दिया था, अब उन्हीं गलियों में उम्मीद की मिसाल बन गई थी। हर दिन वह संवेदना सेंटर जाती, महिलाओं से मिलती, उनकी कहानियां सुनती और अपनी कहानी बांटती। उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं, आत्मानुभूति थी। वह उपदेश नहीं देती थी, बस यह जताती थी कि टूटने के बाद भी जीना संभव है। ईशा और वह अब अक्सर मिलते। मां बेटी का रिश्ता अभी भी पूरी तरह सहज नहीं था, लेकिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को समझना शुरू किया था। समय के साथ जो शब्द कभी तलवार बन गए थे, अब धीरे धीरे पुल बनने लगे थे। पर अतीत की राख में आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। एक दोपहर को जब अनाया सेंटर से लौट रही थी, तब रवि ने उसे एक अखबार थमाया। फ्रंट पेज पर एक खबर थी, अनाया कपूर की वापसी, देव कपूर और मीरा मेहरा की प्रतिष्ठा पर खतरा। उसने अखबार को ध्यान से पढ़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देव और मीरा द्वारा चलाए जा रहे ग्रुप ऑफ कंपनीज में कई फर्जी निवेश और ट्रस्ट अकाउंट्स का मामला सामने आ रहा है। जांच शुरू हो चुकी थी, और हैरानी की बात यह थी कि इस जांच की शुरुआत किसी गुमनाम शिकायत से हुई थी। अनाया ने अखबार नीचे रखा। चेहरा शांत था, लेकिन भीतर कुछ खौल रहा था। रवि ने धीरे से पूछा, आपने यह शिकायत की थी? अनाया ने सीधे कहा, नहीं, मैंने किसी से बदला नहीं लिया है रवि, मैंने बदला लेना छोड़ दिया है। पर सच को अपने समय पर सामने आना ही होता है। शायद किसी और ने देखा, जो अब चुप नहीं रह सका। उस रात जब ईशा मिलने आई, तो उसके चेहरे पर घबराहट थी। मुझे पापा का फोन आया था, उसने कहा। क्या कहा उन्होंने? अनाया ने पूछा। वह बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि यह सब तुम्हारी चाल है, कि तुम मीडिया और कानून को भड़का रही हो। उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। अनाया ने गहरी सांस ली। मैंने कुछ नहीं किया, ईशा। और अगर कानून उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसका कारण केवल उनके कर्म होंगे। ईशा चुप हो गई। फिर बोली, क्या तुम चाहती हो कि वो सब कुछ खो दें? क्या यह तुम्हारे लिए जीत होगी? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि सच को इंसाफ मिले। जो मैंने खोया, वो मैं वापस नहीं मांग रही। लेकिन जो उन्होंने किया, उसका उत्तरदायित्व उन्हें लेना होगा। और मेरी जीत? वह तो उस दिन हो गई थी जब तुमने मुझे फिर से मां कहा। ईशा की आंखें नम हो गईं। अगर वो गिरफ्तार हो गए, तो क्या मैं उन्हें माफ कर सकूंगी? उसने खुद से पूछा। अनाया ने उसका हाथ थामा। माफ करना कोई मजबूरी नहीं होता, ईशा। वो एक प्रक्रिया है। पहले खुद को माफ करना सीखो, फिर बाकी सब आसान हो जाता है। इसी बीच मीडिया ने देव कपूर और मीरा मेहरा के मामलों को तूल देना शुरू कर दिया। पुराने क्लाइंट्स बयान देने लगे। कुछ पुराने कर्मचारी कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गए। और एक दिन खबर आई, देव कपूर को आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया गया है। मीरा गायब थी। उसकी लोकेशन का कोई पता नहीं चल रहा था।
अनाया को चैनल वालों ने बार बार कॉल किया, इंटरव्यू के लिए, एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। यह मेरी लड़ाई नहीं थी, उसने रवि से कहा, यह सच की लड़ाई थी और सच को किसी प्रचार की जरूरत नहीं। रवि मुस्कुराया। अब आप पहले जैसी अनाया कपूर नहीं रहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमदार बातें करती थीं। अब मैं वही बातें बिना माइक के कहती हूँ और शायद ज्यादा असर करती हूँ, उसने हल्के से जवाब दिया। कुछ दिन बाद ईशा फिर आई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक वकील और 2 महिलाएं थीं। माँ, मैं संवेदना को एक फाउंडेशन में बदलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका नेतृत्व करें। हम इसे पूरे महाराष्ट्र में फैलाना चाहते हैं, फिर देश भर में। अनाया चौंकी। मैं? लेकिन मेरा अतीत? आपका अतीत ही आपकी ताकत है, माँ। लोग आपकी कहानी से सीखेंगे कि गिरने के बाद भी जीवन संभव है। और मैं चाहती हूं कि महिलाएं सिर्फ आपके भाषण नहीं, आपके साथ काम करें। वकील ने दस्तावेज बढ़ाया। हम चाहते हैं कि संवेदना की चेयरपर्सन के रूप में आप इस फाउंडेशन को गाइड करें। अनाया ने वो पेपर हाथ में लिए। कभी वह ऐसी फाइलों को अनदेखा करके साइन कर देती थी। आज वह हर शब्द पढ़ रही थी। उसने साइन कर दिया। फाउंडेशन की शुरुआत एक साधारण सी सभा से हुई, जिसमें धारावी की महिलाएं, सेंटर की कार्यकर्ता, ईशा, रवि और आर्यन सब मौजूद थे। अनाया ने वहां कहा, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ यह सीखा है कि हमारी सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में होती है। और सबसे बड़ा बदला माफी होता है। सभा के अंत में जब लोग उठने लगे, ईशा पास आई और कहा, अब तुम क्या करोगी, माँ? अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं किसी को बदलने नहीं, सिर्फ साथ चलने आई हूँ। रवि दूर से देख रहा था। उसने महसूस किया कि अनाया कपूर अब केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वह एक विचार बन चुकी थी। उस रात जब सब सो गए, अनाया छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद था, थोड़ा अधूरा, थोड़ा चमकदार, जैसे उसका जीवन। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार अपने अतीत को धन्यवाद कहा, क्योंकि उसी ने उसे आज तक पहुंचाया था। संवेदना फाउंडेशन की स्थापना को कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन उसका प्रभाव उम्मीद से कहीं अधिक गहरा था। अनाया कपूर, जिसे कभी सिर्फ एक धोखाधड़ी के आरोप में देखा गया था, अब सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह धारावी की गलियों से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों की आवाज बन रही थी, साफ, दृढ़ और करुणा से भरी हुई। ईशा दिन प्रतिदिन अपनी मां के साथ काम करने लगी थी। दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही, परंतु कुछ अनकही बातें अब भी थीं, जो चुपचाप उनके बीच मंडराती थीं। जैसे कि मीरा की अनुपस्थिति, देव कपूर की गिरफ्तारी और उन वर्षों का खालीपन जिन्हें वे शब्दों में नहीं पिरो सके थे। एक शाम जब दोनों मां बेटी ऑफिस से लौट रही थीं, तो कार में लंबी चुप्पी थी। क्या तुम कभी पापा से मिलोगी? ईशा ने अचानक पूछा। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की सड़कें धूप से चमक रही थीं, लेकिन भीतर एक पुरानी छाया फिर से सिर उठा रही थी। पता नहीं, उसने धीरे से उत्तर दिया। कभी चाहा था कि मिलूं, बहुत कुछ कहूं, लेकिन अब लगता है जो कहना था वो जीवन ने खुद ही कह दिया। ईशा ने कहा, मैंने उनसे जेल में मिलने की इजाजत ली है। वो बात करना चाहते हैं, तुमसे नहीं, मुझसे। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या जाना चाहिए। अनाया ने उसकी ओर देखा। जाना चाहिए। एक बेटी को जवाब जानने का हक होता है, और एक पिता को अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा होने का भी। कुछ दिन बाद ईशा ने देव कपूर से मुलाकात की।
वह जेल की मुलाकात वाली कांच की दीवार के उस पार बैठा था। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में थकावट थी और पहले जैसा आत्मविश्वास कहीं खो गया था। ईशा, उसने धीमे से कहा। ईशा ने जवाब नहीं दिया, बस बैठी रही। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो माफ करने लायक नहीं था। क्यों किया? ईशा ने सीधा प्रश्न किया। क्योंकि मैं डरा हुआ था। तुम्हारी माँ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर मुझे खुद की कमजोरी महसूस होती थी। और फिर मीरा आई, उसने मुझे समझाया कि अनाया मेरी जगह ले लेगी। और मैं बहक गया। तो आपने मम्मी को सब कुछ खो देने दिया। मैंने खुद को भी खो दिया, ईशा। आज अगर मेरी सबसे बड़ी हार है तो वो यह नहीं कि मैं जेल में हूं, बल्कि यह कि मेरी बेटी अब मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर सकती। ईशा चुप रही। फिर धीरे से बोली, मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। मम्मी कहती हैं कि माफी कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन इंसान को समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। देव कपूर की आंखों में नमी थी। क्या वो कभी मुझसे मिलेगी? पता नहीं, ईशा ने कहा। लेकिन अगर आप बदल गए हैं तो शायद आपको उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी सजा और माफी दोनों है। वापस लौटते हुए ईशा ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उसने ना कोई वादा किया, ना कोई इल्जाम दोहराया। उसने बस सत्य को स्वीकार किया। उस रात जब अनाया छत पर बैठी थी तो ईशा ने उसके पास आकर कहा, मैं पापा से मिली थी। कैसा लगा? अनाया ने पूछा। कमजोर, टूटा हुआ। शायद अब उन्हें समझ आ रहा है कि जो खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा। अनाया ने सिर हिलाया। कुछ नुकसान हमेशा के लिए होते हैं, ईशा। लेकिन इंसान अगर स्वीकार करना सीख ले तो वो नुकसान सबक बन जाते हैं। ईशा ने एक लंबा सांस लेकर कहा, मैंने उन्हें बताया कि तुम शायद नहीं मिलोगी। और शायद यही तुम्हारा जवाब भी था। मैं अब जवाब देने की जगह पर नहीं हूं, अनाया ने कहा। मैं अब वो इंसान नहीं रही जो बदला सोचती थी। अब मैं सिर्फ वो इंसान हूं जो आगे बढ़ना चाहती है। संवेदना फाउंडेशन अब अपनी दूसरी शाखा पुणे में खोलने जा रहा था। इस बार वहां एक और विशेष अतिथि को आमंत्रित किया गया, शांता अम्मा। वही अम्मा जिन्होंने धारावी की गली में वड़ा पाव बेचते हुए अनाया को सहारा दिया था और खुद कभी जीवन की मार झेल चुकी थीं। शाखा के उद्घाटन समारोह में जब शांता अम्मा मंच पर पहुंची तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हमने हमेशा सोचा कि बड़े लोग ही बड़े काम करते हैं, अम्मा ने कहा। पर मैंने देखा कि जब एक टूटी हुई औरत अपना दर्द बांटना शुरू करती है तो वह समाज को बदल देती है। अनाया हमारी बेटी नहीं, हमारी चिंगारी है। उस दिन मंच पर सिर्फ नेता या समाज सेवी नहीं थे, बल्कि वे महिलाएं थीं जो पहले घूंघट में थीं और अब नेतृत्व में आ चुकी थीं। अनाया जब मंच से उतरी तो उसके पास एक वृद्ध महिला आई जिसने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। बिटिया, तुम्हारी कहानी ने मुझे अपनी बहू को वापस अपनाने की हिम्मत दी है। अनाया के गले में कुछ अटक गया। रवि और आर्यन भी उस समारोह में शामिल थे। आर्यन अब थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा था और उसकी मुस्कुराहट अब पूरे फाउंडेशन की पहचान बन चुकी थी। रवि ने पास आकर कहा, आपने मुझे भी बदल दिया है, मैडम। मैं पहले सिर्फ एक पिता था, अब एक कर्मयोगी भी बन गया हूं। अनाया ने हंसकर कहा, और मैं अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आवाज बनना चाहती हूं उन सबके लिए जो चुप हैं। मुंबई लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अनाया को एक क्षण के लिए अपना पुराना जीवन याद आया। बड़े बंगले, महंगे कपड़े, लाल कालीन, झूठी मुस्कानें।
अब उसकी दुनिया छोटे घरों से, सच्चे रिश्तों से और असली इंसानों से भरी थी। उसने खुद से कहा, शायद मैंने सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया है। संवेदना फाउंडेशन अब सिर्फ एक संस्था नहीं रह गई थी, वह आंदोलन बन चुकी थी। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इसकी शाखाएं खुलने लगी थीं, जहां महिलाएं न केवल संरक्षण पा रही थीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनना भी सीख रही थीं। अनाया कपूर अब किसी पहचान की मोहताज नहीं थीं, उनका नाम ही अब संघर्ष, पुनर्जन्म और नेतृत्व का प्रतीक बन चुका था। लेकिन किसी भी यात्रा की तरह यह राह भी पूरी तरह समतल नहीं थी। एक सुबह जब अनाया ऑफिस पहुंची तो ईशा पहले से ही वहां बैठी थी। उसके सामने कुछ दस्तावेज फैले हुए थे और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। ईशा ने बिना देखे उत्तर दिया, फाउंडेशन के खिलाफ एक लीगल नोटिस आया है। अनाया चौंक गई, किस कारण से? कहा गया है कि एक महिला जिसने हाल ही में आत्महत्या की, वह संवेदना सेंटर की पूर्व प्रतिभागी थी। उसके परिवार का आरोप है कि संस्था ने सही समय पर उचित काउंसलिंग नहीं दी, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ गई। अनाया ने गहराई से सांस ली। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन डर नहीं। क्या आरोप में कोई सच्चाई है? ईशा ने कहा, हमारी फाइलों के अनुसार वह महिला सिर्फ एक सप्ताह के लिए सेंटर आई थी। उसने खुद ही वहां आना बंद कर दिया था। हम उसे ढूंढ नहीं पाए क्योंकि उसने गलत पता और नंबर दिया था। लेकिन समाज को ये फर्क नहीं दिखेगा, अनाया ने कहा। वो सिर्फ हेडलाइन देखेगा, संवेदना की लापरवाही से महिला की मौत। फाउंडेशन की छवि के लिए यह पहला बड़ा संकट था। मीडिया ने इसे तुरंत उठा लिया। वे वही लोग थे जिन्होंने कुछ महीने पहले अनाया को नायक घोषित किया था, अब सवाल उठा रहे थे, क्या संवेदना भी उन्हीं संस्थाओं की तरह है जो सिर्फ दिखावे में यकीन रखते हैं? रवि ने जब यह खबर देखी तो वह सीधे अनाया के पास पहुंचा। आपका नाम फिर से उछाला जा रहा है, उसने कहा। क्या आप चाहेंगी कि मैं कुछ प्रेस से बात करूं? नहीं रवि, अनाया ने कहा। अब वक्त है कि हम चुप्पी न साधें। अगर हम सच में किसी बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जवाबदेही भी हमारी होनी चाहिए। ईशा ने सुझाव दिया कि वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, जहां खुद अनाया सबके सामने आए और पारदर्शिता से सारी बात रखें। कॉन्फ्रेंस के दिन पूरा हॉल पत्रकारों से भरा हुआ था। कैमरे, फ्लैशलाइट्स, माइक, सब कुछ उस पुराने दौर की याद दिला रहा था जब अनाया पहली बार मीडिया के सामने खड़ी हुई थी, एक अभियुक्त के रूप में। लेकिन आज वह अभियुक्त नहीं, उत्तरदायी नेता के रूप में खड़ी थी। उसने माइक उठाया और कहा, मैं अनाया कपूर, संवेदना फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के नाते यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हम हर महिला की जिंदगी को गंभीरता से लेते हैं। जो भी हमारे दरवाजे पर आती है, वह हमारे लिए सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक कहानी होती है। जिस महिला की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, वह हमारे पास आई थी, लेकिन उसने संस्था के साथ संपर्क बनाए नहीं रखा। हम उसकी स्थिति तक पहुंच नहीं पाए। यह हमारी प्रणाली की कमजोरी हो सकती है और हम इसे स्वीकार करते हैं। उसने आगे कहा, यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो हम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हम संवेदना की हर शाखा में एक नई फॉलोअप विंग बनाएंगे, जो हर पूर्व प्रतिभागी की स्थिति की निगरानी करेगी। पूरे हॉल में सन्नाटा था। एक पत्रकार ने पूछा, आपको नहीं लगता कि ये घटना आपकी छवि को धक्का पहुंचा सकती है? अनाया ने उत्तर दिया, अगर मेरी छवि किसी एक असफल प्रयास से टूट जाए तो वह छवि झूठी थी। लेकिन अगर मैं उस असफलता से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ूं तो वही असफलता मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने फाउंडेशन का समर्थन किया, कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन अधिकतर ने अनाया की पारदर्शिता और संवेदनशीलता की सराहना की। फाउंडेशन के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को भी यह विश्वास हो गया कि वे सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन का हिस्सा हैं। ईशा ने शाम को कहा, माँ, आज आपने जो किया उससे मैं फिर से सीख रही हूँ कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं, पीछे देखना भी होता है। अनाया ने कहा, गलतियां होंगी ईशा, इंसान से हैं। लेकिन क्या हम उन्हें छुपाते हैं या उनसे कुछ नया बनाते हैं, बस यही फर्क तय करता है कि हम कौन हैं। उस रात जब अनाया धारावी की छत पर बैठी तो उसके पास रवि आया। वह कुछ गहराई से सोचता हुआ लग रहा था। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। मैं सोच रहा था, रवि बोला, कि कभी आप मेरे घर में पनाह लेने आई थीं। आज मैं जब अपने बेटे को आपकी कहानी सुनाता हूं तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी भी बदली जा सकती है। अनाया ने कहा, हम सब एक दूसरे की कहानियों से ही बदलते हैं रवि, और तुम्हारी कहानी भी अब किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। आर्यन उस समय वहीं बैठा था, अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रहा था। उसने पन्ना पलटकर दिखाया, 3 चेहरे, माँ, बेटी और बेटा, और नीचे लिखा था, दिल से दिल तक। अनाया ने वह चित्र देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। उसने सोचा, शायद शब्दों से ज्यादा यह चित्र ही उनकी पूरी यात्रा को संक्षेप में कह देता है। यह वही यात्रा थी जहां किसी ने उम्मीद खो दी थी, फिर धीरे धीरे उसे फिर से बुनना सीखा था। मुंबई की वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। आसमान में हल्की धूप थी, हवा में समुद्र की नमी और शहर की रफ्तार में कुछ खास हलचल। संवेदना फाउंडेशन के मुख्य केंद्र में आज एक विशेष आयोजन था, 1 साल पूरा होने का जश्न, और साथ ही देश भर से आई उन महिलाओं का सम्मान जिन्होंने संस्था से जुड़कर न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की भी रोशनी बन गईं। अनाया कपूर अब मंच पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वही सादगी, वही गरिमा। भीड़ में बैठे लोग उन्हें अब किसी घोटाले की आरोपी के रूप में नहीं बल्कि एक जननेत्री के रूप में देखते थे, जो व्यवस्था से नहीं, अनुभव से बोलती है। उन्होंने मंच से कहा, जब मैंने पहली बार धारावी की एक तंग गली में पनाह ली थी तब मैं टूटी हुई थी, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि उसी गली ने मुझे फिर से खड़ा किया। एक समय था जब मेरा नाम सिर्फ एक विवाद बन गया था, और आज वही नाम एक संस्था की पहचान है। तालियों की गूंज में अनाया ने मंच से उतरते हुए एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं। उन्हें बीते वर्ष की हर वह सुबह और हर वह रात याद आ रही थी जब उन्होंने अपनी पहचान को फिर से गढ़ा था, खुद को नए सिरे से परखा था, रिश्तों को जोड़ा था, गलतफहमियों को तोड़ा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वे अपने ऑफिस लौट रही थीं, ईशा उनके साथ थी। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिंदगी तुम्हें यहां तक लाएगी? ईशा ने पूछा। नहीं, अनाया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। शायद हालात ही हमें हमारी असली शक्ल दिखाते हैं। ईशा चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा से एक और खत आया है, जेल से। उन्होंने माफी मांगी है। सिर्फ मुझसे नहीं, तुमसे भी। अनाया ने खत की ओर देखा पर हाथ नहीं बढ़ाया। तुम पढ़ना चाहती हो? ईशा ने पूछा। नहीं, अनाया ने शांति से कहा। मैं जानती हूं उन्होंने क्या लिखा होगा, और मैं यह भी जानती हूं कि अब मेरे पास उन शब्दों के लिए न क्रोध बचा है न जरूरत। क्या तुम उन्हें माफ कर चुकी हो? मैं उन्हें अपने जीवन से बाहर कर चुकी हूं, अनाया बोली। और मेरे जीवन में अब जो कुछ है
उसमें उनके लिए जगह नहीं है घृणा की न माफी की। बस एक शांति है जो उनकी अनुपस्थिति से बनी है। शाम को जब अनाया, रवि और ईशा वापस धारावी लौटे तो पूरी गली सजी हुई थी। लोगों ने फूलों की माला से घर सजाया था। दीवारों पर संवेदना की बेटी लिखे पोस्टर लगे थे। बच्चे ढोलक बजा रहे थे और महिलाएं आरती की थाली लिए खड़ी थीं। रवि ने आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या है? एक बूढ़ी महिला आगे आई और बोली, आज हमारी बेटी का पुनर्जन्म हुआ है। हमने जन्मदिन तो कई देखे हैं, पर पुनर्जन्म का उत्सव पहली बार मना रहे हैं। अनाया को कुछ समझ नहीं आया, पर ईशा ने हंसते हुए कहा, माँ, आज वो दिन है जब आपने फिर से जीना शुरू किया था। याद है, 1 साल पहले आपने यहीं से शुरुआत की थी। अनाया की आंखें भर आईं। उसने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों ने मुझे नाम नहीं दिया, लेकिन फिर से पहचान दी। और ये पहचान मेरे किसी बिजनेस कार्ड से कहीं ज्यादा सच्ची है। उसी रात अनाया छत पर अकेली बैठी थीं। आर्यन उनके पास आया। उसके हाथ में वही पुरानी स्केचबुक थी। उसने एक नया चित्र दिखाया, एक पेड़ जिसकी जड़ें गहरी थीं और शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। पेड़ के नीचे लिखा था, संवेदना, जहां दुख खत्म नहीं होते पर दर्द अकेला नहीं होता। अनाया ने वह चित्र देखा और अपने पास रख लिया। यह पेड़ तुमने बनाया? उसने आर्यन से पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया और इशारे से बताया, यह आप हैं। रवि भी वहीं था। उसने कहा, आप अब बहुतों की जड़ बन चुकी हैं, अनाया। जो गिरते हैं उन्हें आप सहारा देती हैं, और जो बढ़ते हैं उन्हें दिशा। कुछ देर बाद ईशा भी ऊपर आई। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। यह क्या है? अनाया ने पूछा। ईशा ने डिब्बा खोला। उसमें वही पुरानी रिंग थी जो अनाया ने कभी अपनी शादी में पहनी थी। वर्षों पहले वह खो गई थी, लेकिन मीरा के सामान में से वह हाल ही में मिली थी। मैं नहीं जानती थी कि यह तुम्हारे पास आ जाएगी, अनाया ने कहा। ईशा ने रिंग उन्हें देते हुए कहा, अब यह तुम्हारी नहीं, हमारी विरासत है। यह याद दिलाएगी कि टूटा हुआ कुछ भी अंत नहीं होता, अगर उसे फिर से जोड़ा जाए। अनाया ने रिंग को देखा, फिर मुस्कुराकर उसे एक चेन में डालकर गले में पहन लिया। अब यह सिर्फ एक गहना नहीं है, वह बोली। यह मेरी यात्रा की पहचान है। उस रात जब सब सो गए, अनाया ने अपनी डायरी खोली जो वह वर्षों बाद फिर से लिख रही थी। उसने लिखा, मैंने अपनी कहानी को फिर से लिखा है। अब यह न अफसोस की कहानी है, न केवल संघर्ष की। यह कहानी है परिवर्तन की, एक स्त्री की जो एक नाम से परे अब एक विचार बन चुकी है। यह अंत नहीं है, यह उस राह का आरंभ है जहां हर टूटी हुई आवाज को अपनी भाषा मिलेगी। और अगर कभी मैं थकूं तो मुझे याद रहेगा कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पीछे संवेदना की एक लंबी कतार खड़ी है।